नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 27 मई के तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकंड और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत यह प्रावधान है। ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सदन में बोलने और मतदान करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रोटोकॉल और वरीयता क्रम में राष्ट्रपति देश के राज्य प्रमुख होते हैं और वे पहले स्थान पर आते हैं। उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक और प्रधानमंत्री तृतीय नागरिक होते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसका उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। इसमें तरंगम नामक विशेष प्रस्तुति होता है, जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी के कलश संतुलित करके नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला आईसीसी T20 विश्व कप कब जीता है। 2007 में जीता है। दूसरी बार कब जीता है, 2024 में जीता है। यानी और इसका जस्ट बाद जो है 2026 भारत अभी तक 3 जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। भारत ने अपना दूसरा खिताब 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेनिस में स्कोरिंग का क्या नियम है। पहला पॉइंट 15, दूसरा 30 और तीसरा 40 होता है और 40-40 के स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। टेनिस सिंगल यानी एक खिलाड़ी या डबल 2 खिलाड़ी के प्रारूप में खेला जाता है। ड्यूस के बाद गेम जीतने के लिए लगातार 2 पॉइंट यानी एडवांटेज और फिर गेम पॉइंट जीतने होते हैं। भारत में पहली ट्रेन कहाँ और कब शुरू हुआ था। कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत दमदम से टोलीगंज के बीच हुआ था और कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जोन भी घोषित किया गया। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत वर्ष 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के आर्थिक सुधार यानी एलपीजी का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था। सेवा क्षेत्र यानी कि आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम पर पड़ा था। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीति लागू किया गया था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1951 में पारित हुआ था। संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद यह संशोधन किया गया। इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। ग्रास नली की भूमिका और संरचना क्या है। यह भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सल्की उपकला उत्तक से बना हुआ होता है। बात करें, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा मांसपेशी नली है और यह क्रमांकुंचन गति के माध्यम से भोजन के नीचे धकेलती है और इसमें श्रेष्ठ ग्रंथि पाया जाता है, जो घर्षण से सुरक्षा देता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फील्ड हॉकी में कौन सा शब्द उपयोग नहीं होता है। फ्री किक का प्रयोग नहीं होता है। फ्री किक फुटबॉल का शब्द है। हॉकी में फ्री हिट, पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी कॉर्नर का उपयोग होता है। मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय का है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और ये लगातार प्रश्न रिपीट हो रहा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भरतनाट्यम हो जाएगा। बात करिए, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शस्त्र पर आधारित है। इसे पहले सादिर या दासीयटम कहा जाता था। अंधेरे कमरे में धूल के कणों का दिखना किस घटना का उदाहरण है। यह टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। जब प्रकाश किसी कोलाइट माध्यम से गुजरता है तो कौन प्रकाश को फैला देता है, जिसे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है।
पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना किस कारण से होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन से होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम या हवा में प्रवेश करता है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का छोटे छेद से गुजरकर किनारों पर मुड़ना क्या कहलाता है? इसे विवर्तन कहा जाता है। तरंगों का बाधाओं के किनारे पर मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। हुमायूं को पुनः सिंहासन प्राप्त करने में किसने सहायता किया था? शाह तहमास्प ने सहायता किया था। 1544 में ईरान में शरण लेने के बाद शाह तहमास्प ने हुमायूं को सैन्य सहायता दिया था, जिसमें उसने 1555 दिल्ली पुनः प्राप्त किया था। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का संस्करण कौन सा था? 9वां संस्करण था। यह फरवरी 2025 में चीन के हार्बिन शहर में आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्कोर क्या है? इसमें भारत का स्कोर 64.4% है। 2024 में यह स्कोर 64.1% था, जिसे 0.3 करोड़ अंकों का सुधार हुआ है। लद्दाख का प्रारंभिक वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी और ढोल हो जाएगा। बृहस्पति के चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा का मिशन कौन सा है? यूरोपा फ्लिपर है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि यूरोपा पर जीवन के अनुकूल परिस्थिति है या नहीं। कुकी याकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित। यह कुकी जनजाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। पुलिस द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली फोटो को क्या कहते हैं? इसे मग शॉट कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? तो सभी को पता है 12 अनुसूची हो जाएगा, जबकि मूल संविधान में केवल 8 था। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम से संबंधित है, जबकि 11वीं पंचायती राज और 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है। अब चलिए महत्वपूर्ण अनुसूची जान लेते, लगातार इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। मूल रूप से संविधान में 1949 तक 8 अनुसूची था, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। सभी 12 अनुसूची का विवरण जान लेते हैं। पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी भौगोलिक सीमा का विवरण दिया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण के लिए ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है, जिसमें 3 सूची है। संघ सूची जो केंद्र अधिकार में, राज्य सूची राज्य के अधिकार में और समवर्ती सूची दोनों का अधिकार के अंतर्गत आता है। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, जो कुल 22 भाषाएं शामिल है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े कानून है। इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो विरोधी कानून 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की शक्ति और जिम्मेदारी से संबंधित, जिसमें 29 विषय शामिल है। 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति और जिम्मेदारी, जिसमें 18 विषय शामिल है। 74वें संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथी पंचवर्ष योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था। यह योजना गाडगिल फार्मूला पर आधारित था और इसी दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा भी किया गया था। अब चलिए सभी 12 पंचवर्षों को डिटेल फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत में 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षों लागू किया गया था। इन्हें योजना आयोग यानी अब नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक, सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन को सुनियोजित तरीके से दिशा देना था। तो चलिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से 56 तक था। इसका उद्देश्य कृषि और सिंचाई का विकास करना था। विशेषता की बात करें, यह योजना हेरात डोमन मॉडल पर आधारित था और इसी दौरान भाखड़ा नंगल और दामोदर घाटी जैसे परियोजना शुरू किया गया था।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 56 से 61 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना था, और यानी औद्योगिकरण पर यह केंद्रित था। यह पीसी महानवों मॉडल पर आधारित था और भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना में स्थापित हुए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। इसका उद्देश्य कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। विशेषता की बात करें तो भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण यह योजना विफल रहा था। योजना अवकाश 1966 से 69 तक चला था। तीसरी योजना की विफलता और सूखे के कारण 3 वर्ष तक वार्षिक योजना चलाया गया था। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था। बात करें इसी दौरान भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। विशेषता की बात करें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किया गया था। राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे 1 वर्ष पहले ही यानी 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। और रोलिंग प्लान 1978 से 80 के दौरान जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण था। विशेषता परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई रोजगार शुरू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और उत्पादकता में वृद्धि करना था। विशेषता की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया और इस योजना ने पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता दिया था। वार्षिक योजना की बात करें तो 1990 से 92 में चलाया गया था। इसमें राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा संकट के कारण 2 वार्षिक योजनाएं चलाया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था। इसका उद्देश्य मानव संसाधन के विकास, शिक्षा और रोजगार को उपलब्ध कराना था। विशेषता उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की शुरुआत इसी दौरान हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था। इसका उद्देश्य न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। विशेषता की बात करें तो देश के स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे लागू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। विशेषता में देश में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना था। विशेषता में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और कौशल विकास को प्राथमिकता दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। योजना की समाप्ति के बाद 2015 जो हुआ था, 2015 में केंद्र सरकार ने योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद से पंचवर्षीय योजना की जगह 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट ने ले लिया है। गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा उत्सवों, शादी और खुशियों के मौके पर किया जाता है। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पंजाब का ही एक अन्य प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। बात करें कुछ राज्यों के लोक नृत्य के, जान लीजिए बिहार में जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कर्मा और डोमकच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकुला हो जाएगा। राजस्थान में घूमर, कालीबेलिया, तेरह ताली, कठपुतली और भवाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, डॉफ और धमान हो जाएगा। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, भवाई हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, तमाशा, कोली, डिंडी और पोबरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो छऊ, गंभीरा, जातरा, बाउल और कीर्तन हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो छऊ, घूमर, डंडा, नाटा और गोटी पुआ हो जाएगा। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, खेल गोपाल लोक नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी, फूलपति, गिरिजा नृत्य और सेला भदोनी हो जाएगा या सेला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी, पंथी, राउत नाच और कर्मा हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो कुंभी, कावड़ी और करगट्टम हो जाएगा। केरल की बात करें तो ओटम, थुलाल, थुलाल और काई कोटिकली हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, करगा और लंबी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, घंटा मर्दाला हो जाएगा।
हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, धमाल, लुर, गुग्गा हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा के अलावा लुड्डी और जली हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो पाइका, छऊ, सरहुल और जदूर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में अन्य राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रौप, कूद, दंडी नाच और दमाली हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का झूरा, झाली, झारही, धामन और छापेली हो जाएगा। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी और रासलीला हो जाएगा। नागालैंड में चंगाई, खम्बा लीम और लीम हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो चेराव नृत्य, खुल्लम और चैलम हो जाएगा। मणिपुर में थांगटा, पुंगचोलम और खम्बा थैबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में ड्यूस का क्या अर्थ होता है? जब स्कोर 20-20 पर बराबर हो जाए तब ड्यूस कहलाता है। इस स्थिति में गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंकों की बढ़त बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच है कुल अवधि क्या होता है? 40 मिनट का होता है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। हाफ के बीच 5 मिनट का ब्रेक होता है। महिला या जूनियर मैच में 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस एशियाई देश में जेंडर गैप अधिक है? मालदीव में अधिक है। मालदीव इस सूचकांक में 130वें स्थान पर है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच उच्च असमानताओं को दर्शाता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है, और ये किसके द्वारा जारी किया था? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वां स्थान है। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है, और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाइप के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 197वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 132वां स्थान है। इसे द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वें स्थान है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 किन भाषाओं को जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गया। बात करें 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 नए भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा माध्यम से 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसे कुल भाषा 22 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान किसने निर्धारित किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। उन्होंने 1798 में टॉर्सन बैलेंस का उपयोग करके इसका मान ज्ञात किया था। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के अनुसार इस विद्रोह के विफल होने के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और जफर खान को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। क्रांति के मुख्य कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। धार्मिक व सामाजिक की बात करें तो भारतीयों का ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण और सामाजिक भेदभाव था। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और अवध का विलय था। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक कमल और रोटी यानी चपाती था। प्रमुख केंद्र और भारतीय नेतृत्व की बात करें तो यह मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने बगावत किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेतृत्व और जनरल बख्त खान थे। बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली। महत्वपूर्ण
में बात करें तो प्रथम शहीद मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने वाले थे। गवर्नर जनरल इस समय भारतीय गवर्नर जनरल केनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब अपन मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। यह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग के समर्थन में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना था। मुख्य बिंदु की बात करते हैं कलकत्ता हत्याकांड। इस आह्वान के कारण कलकत्ता में वहीं वर्तमान कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। जान माल का नुकसान, इन दंगों में 72 घंटों के भीतर 4000 से अधिक लोग मारे गए और 1 लाख लोग बेघर हो गए। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर नुआखली, बिहार, संयुक्त राष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक फैल गया था। आवृत बीज पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। फूल के भीतर नर और मादा दोनों जननांग पाया जाता है। आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म की बात करें तो बीज की स्थिति में इन पौधे के बीज फल के अंदर सुरक्षित और ढके होते हैं। फूल की बात करें तो ये पुष्पी पौधे होते हैं अर्थात इन पर फूल आते हैं। प्रजनन अंग की बात करें तो फूल ही इनका प्रजनन अंग होता है। बीज का आवरण बीजों में 1 या 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे 1 बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है। अन्य लक्षण में ये पादप जगत के सबसे विकसित पौधे हैं। उदाहरण में आम, सेब, टमाटर, गेहूं, चावल और गुलाब ये सभी जो है आवृत बीज पौधे का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें अनावृत बीज पौधे यानी जिम्नोस्पर्म की, तो बीज की स्थिति इनके बीज नग्न होते हैं अर्थात ये किसी भी फल या अंडाशय के अंदर बंद नहीं होते हैं। फूल की बात करें इन पौधों में सामान्य फूल या फल नहीं लगते हैं। संरचना की बात करें तो बीज आमतौर पर शंकु जैसे कठोर टहनियों पर खुली अवस्था में विकसित होते हैं। अन्य लक्षण की बात करें ये सदाबहार वृक्ष या झाड़ी होता है जिनमें पत्ती अक्सर सुई के आकार का होता है। उदाहरण की बात करें तो चीर, देवदार और सनोवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। ये 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलता है। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करता आयुष्मान भारत, इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 4 लाख तक मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो अत्यंत कम प्रीमियम वर्तमान में 20 रुपये प्रति वर्ष पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करने वाली योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो इसे 436 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा कवर देता है। रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख तक का ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से 0 बैलेंस पर बैंक खाते खोलने और रुपे कार्ड की सुविधा प्रदान करने वाली योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते युवाओं को उद्योग प्रशासनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये किफ़ायती दरों पर पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये गरीब परिवारों को महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करता है। PM विश्वकर्मा योजना ये पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? सैल्यूट फर्स्ट, जिसे सोवियत संघ द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट है। इसे सोवियत संघ द्वारा यानी USSR के द्वारा 19 अप्रैल 1971 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, क्या क्या हो जाएगा? वन, अरण्य, विपिन, कानन, गहन और कांतार हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण विलोम शब्द मैं यहाँ आपको लगा रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग एक बार काम करके पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उन सभी का PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में दिया हुआ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।
इसके अलावा आज जो है आज रात 12 बजे टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के पास बहुत ही लोएस्ट प्राइस मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड 7 अप्लाई कर लेना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर बाय टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपसे बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, इसलिए तैयार रहेगा और परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।